दोस्तों, सांपों की उत्पत्ति से लेकर आज तक सांपों के डर का खौफ बना हुआ है। पृथ्वी पर इतने सारे जानवर होने के बावजूद सांप अपनी खूबसूरती और घातक जहर के लिए सर्वव्यापी हैं। इनसे केवल जानवर ही नहीं बल्कि धरती का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणी इंसान भी इनके रास्ते में आने से खुद को बचाते हैं। धरती पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के सांपों की प्रजाति पाई जाती है और इनमें सबसे खतरनाक सांपों की बात करें तो दोस्तों, दुनिया के दो सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा और ब्लैक मांबा को लेकर लोगों में हमेशा एक संदेह की भावना बनी रहती है कि इन दोनों सांपों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, किसका जहर ज़्यादा खतरनाक है, कौन ज़्यादा आक्रामक है। इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं महामुकाबला किंग कोबरा वर्सेस ब्लैक मांबा। नॉमेनकल्चर, नामकरण। दोस्तों, जंतु विज्ञान में किसी भी जंतु के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नॉमेनकल्चर यानी एक जाति और एक प्रजाति का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है, जिसे 1753 में कार्ल लिनियस ने दिया था। किंग कोबरा की बात करें तो जाति यानी जीनस ओफियोफैगस और प्रजाति यानी स्पीसीज ओहन्ना है, अर्थात इसका जंतु वैज्ञानिक नाम ओफियोफैगस हन्ना है, जो एनिमल किंगडम के फाइलम कार्डेटा के क्लास रेप्टाइल के अंतर्गत आने वाले फैमिली एलापीडी का सबसे घातक जहरीले सांपों में से एक है। दोस्तों, ओफियोफैगस को 1864 में एल्बर्ट गूथर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह नाम सांप खाने के नेचर के आधार पर लिया गया है। सन 1945 चार्ल्स मिचेल बोगल्ट ने ओफियोफैगस हन्ना को किंग कोबरा के वैलिड नाम के रूप में स्वीकार किया। चार्ल्स मिचेल बोगल्ट ने ही बताया था कि यह सांप नाजा प्रजाति से काफी अलग है। साइटोक्रोम बी, जो एक यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रियल के सेल में पाए जाने वाले एक प्रोटीन है, और मल्टी जीन का विश्लेषण का उपयोग करते हुए आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला है कि किंग कोबरा एक आनुवंशिक वंश की प्रारंभिक शाखा थी, जिसने नाजा कोबरा की बजाय ब्लैक मांबा को जन्म दिया। वही ब्लैक मांबा की बात करें तो जाति डेंड्रोएस्पिन और प्रजाति डी पालीलेपिस है, अर्थात इसका जंतु वैज्ञानिक नाम डेंड्रोएस्पिन डी पालीलेपिस है, जो किंग कोबरा की तरह फैमिली एलापीडी का सबसे घातक और जहरीले सांपों में से एक है। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों सांप एक ही परिवार से संबंधित हैं। डेंड्रोएस्पिन पॉलीलेपिस ग्रीक में मतलब होता है पेड़ों पर कई पैमानों के साथ रहने वाला सांप। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पेड़ों के साथ यह सांप जमीन पर भी मिलते हैं। दोस्तों, 2016 के एक आनुवंशिक विश्लेषण से पता चला है कि काले और पूर्वी हरे मांबा एक दूसरे के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, भौगोलिक वितरण सीमा क्षेत्र। दोस्तों, किंग कोबरा पूरी दुनिया में साउथ एशिया, जिसमें भारत देश सहित ये साउथ ईस्ट एशिया के सीमा क्षेत्रों वाले देशों में मिलते हैं। इनका प्रसार क्षेत्र 73 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 125 पूर्वी देशांतर, जबकि 31 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर 70 डिग्री 14 मिनट दक्षिण तक ये पाए जाते हैं। वही ब्लैक मांबा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी देश 11 डिग्री 36 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री
दक्षिण अफ्रीका और पूर्व में सोमालिया के पूर्व में 45 डिग्री 21 मिनट से लेकर पश्चिम सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून देश के पश्चिम दिशा तक मिलते हैं, लेकिन अप्रामाणिक रूप से 17 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के डकर से कोटे डी आइवर के पश्चिमी क्षेत्र तक भी मिल सकते हैं। फूड आहार। दोस्तों, इस पृथ्वी पे सभी को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह मनुष्य हो या फिर वह मांसाहारी सांप ही क्यों न हो। किंग कोबरा आमतौर पे ठंडे खून वाले जानवरों को खाता है, अर्थात रेप्टाइलियन इनके मुख्य भोजन है। किंग कोबरा अपने भोजन में मुख्य रूप से सांपों का शिकार करता है। किंग कोबरा की लंबाई अमूमन अजगर को छोड़कर सभी सांपों से लंबी होती है, इसलिए अजगर को छोड़कर अन्य सभी सांपों छिपकलियों को खाता है। भारत जैसे देश में चूहा को खाने वाली रैट स्नेक, जिसे सामान्य भाषा में धामिन या घोड़ा पछाड़ सांप को बहुत तेजी से रेंगता हुआ माना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि किंग कोबरा के मुख्य आहार में ये सांप होते हैं, इसलिए इनका शिकार करने के लिए किंग कोबरा इनसे भी तेज गति से रेंगता है। भारतीय कोबरा के साथ साथ बैंडेड करेट, छोटे अजगर, ग्रीन हिप स्नेक, कील बैक, बैंडेड ओल्फ स्नेक, ब्लीथ रेटिकुलेटेड, मालाबार पीट वाइपर और उबड़ नाक वाले पीट वाइपर जैसे सांपों का ये शिकार करते हैं। वही ब्लैक मांबा की बात करें तो ब्लैक मांबा आमतौर पर गर्म खून वाले जानवरों का शिकार करना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये पक्षी और छोटे नवजात स्तनधारियों के साथ रोडेंट, चमगादड़ के अलावा कभी कभी राग, हाइड्रेक्स या डेजी जैसे बड़े शिकार पर भी हमला बोल देते हैं। व्यवहार। दोस्तों, किंग कोबरा भारी भरकम शरीर होने के बावजूद ये इंसानों से पहली मुलाकात होने पर शर्माते हैं, लेकिन बार बार छेड़े जाने पर यह बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। ये इंसानों पर कम ही हमला करता है। ये एक समझदार सांप होते हैं, ज़्यादा तौर पे घने जंगलों के बीच में रहने के कारण इंसानों से कम ही मुलाकात हो पाती है। ये पृथ्वी से उत्पन्न कंपन को अपने जीभ के माध्यम से महसूस करते हैं और लगभग 100 मीटर दूर आसपास के क्षेत्रों में घूम रहे शिकार का पता लगा लेते हैं। खतरा महसूस होने पर अपने फन को फैलाकर जोरदार फुफकार मारते हैं। वही ब्लैक मांबा जमीन और पेड़ों दोनों जगह पे मिलते हैं। ब्लैक मांबा अपने सिर और गर्दन को ऊपर उठाकर चलता है। आप उप सहारा अफ्रीका के किसी नेशनल पार्क में सुबह 7 से 10 के बीच में या फिर दोपहर 2 से 4 बजे तक घूमने के लिए निकल पड़े हैं तो ज़रा सावधान रहिए, क्योंकि पेड़ पे धूप सेकते हुए आपको ब्लैक मांबा मिल सकते हैं। और यदि आप जंगल में आगे बढ़ रहे हैं और एकाएक चिड़चिड़ाता हुआ ब्लैक मांबा आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा हो तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि यह 40 मीटर की कम दूरी होने पर ब्लैक मांबा अत्यधिक गुस्सैले प्रवृत्ति के हो जाते हैं। स्पीड, गति। दोस्तों, यदि किंग कोबरा की बात करें तो ये अपने भारी भरकम शरीर के साथ 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग सकते हैं। वही ब्लैक मांबा की बात करें तो ब्लैक मांबा इस मामले में किंग कोबरा से काफ़ी आगे हैं। ये 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले सांप भी होते हैं। लेकिन फुफकार, किंग कोबरा के फुफकार की आवाज़ अन्य सांपों की तुलना में कम है और कई लोग इसकी आवाज़ को घुर्राने की आवाज़ से तुलना करते हैं। अन्य सांपों की फुफकार लगभग 3000 से 13000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाली होती है और मेन फ्रीक्वेंसी 7500 हर्ट्ज के करीब होती है। वही किंग कोबरा की गुर्राने की फ्रीक्वेंसी
केवल 2500 हर्ट्ज के नीचे होती है, जिसकी प्रमुख फ्रीक्वेंसी 6000 हर्ट्ज के करीब हो सकती है। डिफेंस, रक्षा। किंग कोबरा शांत और समझदार सांप होता है। आमतौर पर यह इंसानों के आमना सामना होने से बचता है। मादा किंग कोबरा अपने अंडों की रक्षा करते हैं और उस समय कोई इंसानी ताकत उनसे रक्षा सीमा को लांघता है तो वह बड़े आक्रामक स्वभाव से हमला कर देते हैं। हमला करते हुए अपने शरीर का 1/3 भाग ऊपर उठाकर अपने फन फैलाते हैं और जोर जोर से फुफकार मारते हैं। ये अनजान चीजों के प्रति ज्यादा क्रोधित होने वाले सांप हैं। वही ब्लैक माम्बा तुरंत आक्रामक हो जाता है। खतरा महसूस होने पर यह भी किंग कोबरा की तरह 1/3 भाग को ऊपर उठाकर जोरदार फुफकार के साथ एक से ज्यादा बार किसी इंसान को काट सकता है। जहर, वेनम। दोस्तों, किंग कोबरा का जहर पोस्ट ऑर्बिटल विष ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है, जिसमें मुख्य रूप से विषाक्त पदार्थ 3-FTX और सांप जहर मेटालोप्रोटीन यानी SBMP होते हैं। सभी 3-FTX में से अल्फा न्यूरोटॉक्सिक प्रमुख और सबसे घातक घटक होते हैं, जब साइटोटॉक्सिन और बीटा कार्डियोटॉक्सिन भी विषाक्त गतिविधियों को प्रदर्शित करते हैं। किंग कोबरा के जहर की साइटोटॉक्सिसिटी व्यक्ति की उम्र और इलाके के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। किंग कोबरा एक बार में एक से ज़्यादा बार अटैक कर सकते हैं। ये एक बार में मैक्सिमम जहर 500 ml इंजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए किंग कोबरा के काटने के बाद किसी इंसान का बचना मुश्किल होता है, लेकिन ये जल्दी इंसानों पे हमला नहीं करते हैं। वही दोस्तों, बात करें ब्लैक माम्बा की, तो ब्लैक माम्बा अपने आकार, आक्रामकता और जहर विषाक्तता और जहर के बाद लक्षणों की शुरुआत की गति के कारण अफ्रीका में सबसे खतरनाक सांप बने हुए हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे चिकित्सा महत्व के सांप के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कई विषैले सांप प्रजातियों के विपरीत ब्लैक माम्बा जहर में प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। इसके काटने से आमतौर पर स्थानीय सूजन या परिगलन नहीं होता है और एकमात्र प्रारंभिक लक्षण काटने के क्षेत्र में झुनझुनी सनसनी हो सकता है। सांप बार बार काटता है और छोड़ देता है, इसलिए कई घाव हो सकते हैं। इसके काटने से औसतन 100 से 120 मिलीग्राम जहर निकल सकता है। अधिकांश दर्ज की गई खुराक 400 मिलीग्राम है। जब अंतःशिरा रूप से प्रसारित किया जाता है तो मीडियन घातक खुराक यानी LD50 की गणना 0.32 और 0.33 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पर की गई है। एंटीवेनम के व्यापक रूप से उपलब्ध होने से पहले काटना अक्सर घातक होता था। जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक होते हैं और लक्षण लगभग 10 मिनट के भीतर स्पष्ट रूप से शुरू हो जाते हैं। शुरुआती न्यूरोलॉजिकल संकेत जो गंभीर जहर का संकेत देते हैं, उनमें धातु जैसा स्वाद, झुकती हुई पलकें यानी पिटोसिस और बल्बल पाल्सी के क्रमिक लक्षण शामिल हो सकते हैं। अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षणों में मियोसिस यानी संकुचित पुतलियां, धुंधली या कम दृष्टि, पेरिस्टेसिया यानी त्वचा पर झुनझुनी, डिसरथ्रिया अस्पष्ट वाणी, डिस्कैपिया यानी निगलने में कठिनाई, डिस्पेनिया यानी सांस की तकलीफ, लार को संभालने में कठिनाई आदि शामिल होती हैं। मांसपेशियों में मरोड़, गति भंग, चक्कर, उन्नीदापन और चेतना की हानि और श्वसन पक्षाघात हो सकता है। अन्य समान लक्षणों में मितली और उल्टी, पेट दर्द, दस्त, पसीना, लार आना, रोंगटे खड़े होना और आंखें लाल होना शामिल हो सकती हैं। ब्लैक माम्बा के काटने से मनुष्य 45 मिनट के अंदर बेहोश हो सकता है। उचित एंटीवेनम उपचार के बिना लक्षण आमतौर पर सोशल विफलता के बदल जाते हैं।
जिससे मृत्यु पतन और मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, क्या होगा यदि किंग कोबरा और ब्लैक मांबा आमने सामने आ जाएं? हालांकि ये दोनों अपने जियोग्राफिकल कंडीशन में अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं। ब्लैक मांबा जहां अफ्रीका जैसे कंटिनेंट में निवास करते हैं, वही किंग कोबरा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में अपने आशियाना को बनाए रखे हुए हैं। दोस्तों, यदि क्या होगा इन दोनों में मुकाबला हो जाए, कौन रण क्षेत्र में युद्ध को जीतेगा और कौन रण क्षेत्र को छोड़कर भाग जाएगा। दोस्तों, किंग कोबरा के शरीर की लंबाई ब्लैक मांबा से ज़्यादा होती है और मोटाई में भी ये ज़्यादा भारी हैं और मुख्य रूप से सांपों को खाने की प्रकृति के आधार पे ये ब्लैक मांबा को अपना शिकार बना सकते हैं। हालांकि ब्लैक मांबा की स्पीड किंग कोबरा से ज़्यादा होती है और ये किंग कोबरा से ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, लेकिन किंग कोबरा के एक बार जाल में फंस जाने पर ब्लैक मांबा की हारने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है और आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।